आगाज़ करते हैं मॉर्गेज डीड का। अच्छा, आपने अब जैसे कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी मॉर्गेज की, तो ज़्यादातर जो आती है ना एक सिंपल मॉर्गेज पे आ जाती है। उसमें तो सिंपल ये तय होता है ना कि भाई मैं इस तारीख को पैसे दे दूंगा तो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस ले लूंगा, लेकिन अगर मैं वापस नहीं कर सका तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो अमूमन सिंपल मॉर्गेज में यही तय होता है। लेकिन एक आती है यूज ऑफ फ्रक्चरी मॉर्गेज के नाम से। यूज ऑफ फ्रक्चरी मॉर्गेज का मतलब ये होता है कि जितनी देर ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी ना, इससे आप रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकते हो और एक मुद्दत के बाद आप फिर प्रॉपर्टी वापस कर दोगे। यूज से निकला यूज ऑफ फ्रक्चरी मॉर्गेज। तो अमूमन दो के हवाले से ही भेजा जाता है, लेकिन फॉर्मेट आप सेम रख सकते हो, लेकिन जो काइंड की खसूसियात हैं फिर वो आप उसमें एडिशन कर सकते हो। तो मैं आपको बेशक मॉर्गेज का हैंड आउट भी भेज दूंगी, उसमें आप देख लेना कि डिफरेंट काइंड्स को कैसे उन्होंने एलेबोरेट किया हुआ है। जस्ट दिमाग में ये जहन में रख लेना कि ये वाली मॉर्गेज है तो उसमें कौन सी एसेंशियल्स होनी चाहिए। ठीक है, अब हम मॉर्गेज डीड का आगाज़ करते हैं। ये भी इसी तरह है कि दिस डीड ऑफ मॉर्गेज, अब चाहे वो पार्टनरशिप की थी या मॉर्गेज की थी तो आप इसी तरह लाइन का आगाज़ कर सकते हैं। मेड एट किस कहाँ पर हुई है, ऑन दिस डे। अपनी तरफ से डिसाइड करो किसके दरमियान हो रही है। पहली पार्टी की डिस्क्रिप्शन दो, वो कौन है, कहाँ पर रहता है और वो क्या कहलाएगा, वो मॉर्गेजर कहलाएगा। पहली पार्टी मॉर्गेजर होती है जो प्रॉपर्टी रखवा रही होती है और कर्जा ले रही होती है। तो यहाँ पर भी आपने ऐसे करना है कि आगे बताया कि विच एक्सप्रेशन शेल वेयर द कॉन्टेक्स्ट सो रिक्वायर्स और परमिट और अनलेस it be repugnant thereto or inconsistent therewith include all heirs administrators assigns of the one part। अगर ये लाइन आपको मुश्किल लग रही है तो वो जैसे कि पिछली डेट में हमने पढ़ा था कि जहाँ कहीं ये लफ्ज आएगा ना तो आप यही समझें कि यहाँ पर लीगल हेयर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मुराद लिए गए हैं। तो वही लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी लाइन्स चेंज की हैं, इतना कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी पार्टी की डिस्क्रिप्शन देंगे। दूसरी पार्टी कौन होती है, मॉर्गेजी होती है। वही होती है ना जिससे आप लोन लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर बैंक का इंतखाब कर लिया कि बैंक ऑफ पंजाब है जो आपको लोन देने लगा है। तो कहाँ पर उसका हेड ऑफिस है, कहाँ पर उसकी ब्रांच है जहाँ से आप कर्ज ले रहे हो, उसका जिक्र कर दो। और यहाँ पर वो क्या कहलाएगी, द एक्सप्रेशन मॉर्गेजी एंड द बैंक शेल वेयर द कॉन्टेक्स्ट सो रिक्वायर्स। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है अबारत मौजू, जो चीज़ वहाँ पर वो डिस्कस हो रही है। और permits he deemed to include their representatives, heirs, legal representatives and assigns and successor in interest। तो उसी तरह जैसे ऊपर एक्सप्रेशन बताई गई है, इसी तरह जहाँ कहीं मॉर्गेजी में ये तमाम चीज़ें आएंगी, मतलब बैंक के ब्याह पे जो भी होगा, रिप्रेजेंटेटिव भी होगा तो वो मॉर्गेजी ही कंसिडर किया जाएगा। अब आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि किसके हवाले से आप मॉर्गेज करने लगे। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपको डिटेल देने लगते हैं तो उसको आपने वेयर एज से स्टार्ट करना है। वेयर एज द मॉर्गेजर इज इन पोजेशन ऑफ प्लॉट, उसके पास है एक प्लॉट है, ऑफ लैंड मयरिंग। मयरिंग आप जितनी मर्जी कर लो, 2 कनाल कर लो, मल्ले की प्रॉपर्टी कर लो। खेवट खतूनी खसरा नंबर अपनी तरफ से फर्जी लिख देना। सिचुएटेड एट कहाँ पर वाकिया है। तो आज से वो क्या कहा जाएगा कि मोर पर्टिकुलरली डिस्क्राइब इन द स्केजुअल हीटो। आगे स्केजुअल भी अटैच है जिसमें प्रॉपर्टी की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। तो जहाँ कहीं उसका जिक्र आएगा तो उस प्रॉपर्टी को आप हियर एंड आफ्टर कॉल्ड दी सेट प्रॉपर्टी, आप सेट प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। यहाँ पर मैं इधर एडिशन कर देती हूँ, आप इसके लिए ना मॉर्गेज प्रॉपर्टी लिख दो कि जहाँ कहीं इस प्रॉपर्टी का जिक्र आएगा तो आप ये समझो कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है। ठीक है, फर्दर आप बताओ, एंड वेयर एज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मॉर्गेजर द बैंक हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल फैसिलिटी टू डैश। अगर किसी को फैसिलिटेट करना है, वो अगर आपने फर्दर कोई और प्ली ली है तो आप सेकंड पैराग्राफ में से लिख सकते हो हियर एंड आफ्टर कॉल्ड मॉर्गेजर, तो वो मॉर्गेजर ही कंसिडर किया जाएगा। इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ अमंग्स अदर सिक्योरिटीज अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ द सेट प्रॉपर्टी। तो अगर किसी को और को फैसिलिटेट करने के लिए आपने प्ली ली है तो यहाँ पर वो बंदा मॉर्गेजर कहलाएगा और वो ये फाइनेंस एग्रीमेंट होगा जो कि बैंक की फेवर में एग्जीक्यूट हो रहा है और आपके खिलाफ जा सकता है अगर आप अपनी लाइबिलिटी को पूरा नहीं करते। अच्छा जी, अब हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ आते हैं। नाउ दिस डीड ऑफ मॉर्गेज विटनेस्ड एज अंडर। नंबर 1, इन कंसिडरेशन अफॉरसेड, जो भी तय पाया ऊपर, the mortgagor to hereby mortgage the said property to the bank to hold the same until the repayment of all monies due under the aforesaid agreement or any renewals or replacement thereof or otherwise up to a maximum of rupees and service charges
and any and all cost charges and expenses if any payable to or incurred by the bank। अब जो ऊपर तय पाया उसकी मद में क्या होगा, उसकी मद में ये होगा कि मॉर्गेजर अपने आप को बाउंड कर रहा है कि मैं ये जो पेमेंट मैंने दी है मैं वापस कर दूंगा बैंक को। जी क्या हुआ? काइंडली म्यूट कर दें अपनी साइड से ताकि इधर आवाज ना आए बैकग्राउंड में, सवाल बाद में लूंगी। अच्छा, पहले पैराग्राफ में ये कहा गया कि मॉर्गेज कि वो इतनी जो अमाउंट ले रहा है वो उसकी पेमेंट कर देगा, ठीक हो गया। अब उसकी वो पेमेंट के लिए कोई डेट फिक्स हो सकती है जो तय पाया, या अगर वो दोबारा से रिन्यूअल करवाना चाह रहा है वो बैंक के साथ कर सकता है, या उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ कर सकता है जैसे उनके दरमियान तय पाया। मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ जितनी भी अमाउंट का करना चाहता है वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। और अगर कोई सर्विस चार्जेस बैंक से लिए गए हैं तो वो भी आपने उसको पे करना है, ठीक हो गया। सेकंड क्लॉज है दैट द मॉर्गेजर शैल पे ensure repayment of all sums due and payable to the bank in accordance with the agreed terms and condition और repayment as aforesaid। अच्छा, साथ ये कि लाजमी तौर पर तमाम जो लाइबिलिटी ड्यू हैं बैंक की तरफ जो टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई हुई हैं उसके मुताबिक उसने पे करना है। Three clause that the said property is free from all claims, liens, encumbrances, and charges of whatsoever nature, and mortgagors shall not in any way allow or permit anything to be done in respect of the said property so as to make his right therein liable to be extinguished or in any way impaired, and shall keep the said property from all charges and encumbrances for whatsoever nature। साथ ये बता रहा है कि इस प्रॉपर्टी के हवाले से पहले कोई ऑलरेडी क्लेम, कोई रुकावट नहीं है, किसी किस्म का कर्ज देने वाला नहीं है, कोई इनकम्बरेंसेस, कोई लियन नहीं है, ठीक है ना। मतलब फुली तरह वो सिक्योर करके बता रहा है कि हर तरह से ये प्रॉपर्टी आज़ाद है हर तरह की इनकम्बरेंस और चार्जेस से। उसके बाद फोर क्लॉज है दैट द मॉर्गेजर ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द मॉर्गेज shall keep the said property adequately insured with an insurance company approved by the bank against damage by fire and such other risk as the bank may require from time to time, incorporated the usual bank mortgage clause, and the mortgager shall pay the premium as and when due to and shall pass on all receipts therefore to the bank. In case of the mortgager fails or omits to pay any such premium, the bank may pay the same on behalf of the mortgager, and the bank shall be entitled to recover from the mortgager the amount to spend plus an additional of 20% thereof as liquidated damages, all of which shall stand secured thereunder। अच्छा, अगर बैंक के साथ आपका सेटल्ड हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को आप अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड करवा सकते हो कि अगर खुदा न खास्ता कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो मॉर्गेज क्लॉज के तहत उसको उसमें ऐड कर लिया जाएगा। उसकी जितनी भी रसीदात हैं जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसकी सारी जो तफसीलात हैं आपने बैंक को डिपॉजिट करनी है, ठीक है। एडिशनल चार्जेस भी लगा सकते हैं अगर आपका मतलब जैसे दिवालिया हो जाता है, एक मिनट, सो स्पेंड प्लस एन एडिशनल 20% देयर ऑफ एज लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑफ और। अच्छा, अगर ऑलरेडी कोई फिक्स डैमेज हो जाता है, लिक्विडेटेड का मतलब होता है ऑलरेडी फिक्स, अगर मॉर्गेजर की गलती की वजह से कोई डैमेज अकर होता है तो अगर आप जितनी मर्जी परसेंटेज लिखें, यहाँ पर तो 20% के हिसाब से लिखा हुआ है तो 20% आपको एडिशनल भी देना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से क्लॉज ये इस पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है 5 क्लॉज दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट बाय द कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर कौन है? मॉर्गेजर है। द बैंक नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड हियरिन shall be entitled to serve 30 days notice upon the mortgager calling upon him to pay the entire amount then due। जब आप पेमेंट में वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो एटलीस्ट बैंक को ना 30 डेज का नोटिस सर्व करना है कि वो उसकी पेमेंट कर दे जो अमाउंट ड्यू है, ठीक है। 6 के बाद है 6 है that the bank after giving notice in writing to the mortgager shall have the right to sell the said property or any part thereof either by public auction or by private treaty without the intervention of the court, including the right to purchase the said property or any part thereof for itself at such sale on the happening of any of the following events. Number 1, if the amount due is not paid or repaid in terms of the said agreement. Number 2, if the mortgage property is damaged or diminishes in value so as to impair the security। अच्छा, नोटिस सर्व करने के बाद अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक के पास ये भी इख्तियार है कि वो नीलामी भी करवा सकता है या प्राइवेट मायदे के तहत अदालत को इन्वॉल्व किए बगैर
वो प्रॉपर्टी को खरीद भी सकता है। तो दो सिचुएशन दी हैं कि जब एग्रीमेंट के तहत वो डिफॉल्ट कर जाता है, पेमेंट नहीं दी है, या जहाँ पर मॉर्गेज प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है या उसकी वैल्यू कम पड़ गई है, मतलब कि उतना नहीं हो है उसकी वैल्यू जितना कि डेट के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक आपकी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है और बेच भी सकती है। ठीक है। 7 क्लॉज है डेट इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट द बैंक में एट इट्स डिस्क्रिशन अपॉइंट एनी पर्सन as it may deem fit as receiver of the said property or any part thereof with power to realize its income and to discharge therefrom all rents, taxes, insurance, प्रीमियम के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ये सही कर लीजिएगा, and dues whatever payable in respect of the said property or any part thereto, and to expend the balance towards payment of the dues of the bank, the surplus if any shall be paid to the mortgager। अच्छा, अब जब वो दिवालिया हो जाता है उस बंदे का, तो बैंक क्या कर सकती है, एक रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है जो कि तमाम मामला देखेगा, रेंट्स, प्रॉफिट्स, जो प्रीमियम जो उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है। ठीक है, बैंक को असिस्ट करने के लिए। पैराग्राफ 8 है दैट द मॉर्गेजर शैल अलाउ द बैंक और इट्स ऑथराइज्ड एजेंट एट ऑल रीजनेबल टाइम्स टू एंटर अपॉन द सेट प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयरऑफ एंड टू रिव्यू एंड एग्जामिन द कंडीशन देयरऑफ। ठीक है। अच्छा, रीजनेबल टाइम पे प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन के लिए, कंडीशंस की इंस्पेक्शन के लिए वक्तन फ़ौक्तन मॉर्गेजर बैंक को अलाउ कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी पे एंटर हो सकता है उसकी तफ्तीश के लिए। 9 क्लॉज दैट दिस मॉर्गेज shall be a continuing security and shall not be considered as either wholly or partially satisfied or redeemed by any payment made by the mortgager or the customer, and shall be security for any amount ultimately due to the bank from the mortgager or the customer on any account whatsoever। ये जो मॉर्गेज है एक कंटिन्यूइंग सिक्योरिटी समझी जाएगी क्योंकि आपने ज़मानत के तौर पर रखवाई है ना, जो कि एंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड। अब ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पर ये पार्शली आपको समझी जाए कि यही इसके ज़रिए डेट सिक्योर किया जा सकता है। हाँ, ये है कि अगर बैंक के साथ आपका तय पा जाता है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हो तो इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच के भी सिक्योर किया जा सकता है डेट। तो ये थोड़ा आप लाइन चेंज कर दीजिएगा, होती है सिक्योरिटी ही है। 10 क्या है, द बैंक में एज इट मे डीम फिट विदाउट रेफरेंस और नोटिस टू द मॉर्गेजर्स एंड विदाउट ऑब्टेनिंग हिज कंसेंट एट ऑल टाइम्स without prejudice to this mortgage and without discharging or in any way affecting the mortgage's liability thereunder, grant them or to him indulgence to or accept or make any composition or arrangement with the customer and also vary, renew, extend the said agreement from time to time। अच्छा, बैंक मॉर्गेजर को नोटिस भी दिए बगैर, उसके राइट को डैमेज किए बगैर, अगर ऑलरेडी उनके दरमियान ये तय पा जाता है कि कंप्रोमाइज़ कर लें, कोई सेटलमेंट कर लें, तो एग्रीमेंट में चेंजेस या रिन्यूअल हो सकता है अगर गुंजाइश रखी गई है। 11 क्लॉज है एनी नोटिस टू द मॉर्गेजेस और इन द एड्रेस गिवन टू द बैंक और एज इन द टाइटल ऑफ दीज प्रेजेंट्स shall be deemed to be sufficient and valid for all purposes and shall be deemed to have been served if sent by post or left at the address given। जो एड्रेसेस आपने मेंशन किए होंगे नोटिस सर्व करने के लिए वो सफिशेंट समझे जाएंगे कि वो जो नोटिस है सर्व हो गया, चाहे डाक रजिस्ट्री के ज़रिए कर दें या उनके एड्रेस पे आप उसको लेफ्ट ओवर कर दें। 12 क्या है, on payment of all dues to the bank shall at the cost of the mortgager redeem the said property free of all obligation arising under this state। और अगर वो बैंक को तमाम ड्यूज़ को पे कर देता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम रिस्टोर करने का हक रखेगा मज़ीद और कोई लायबिलिटी को फुलफिल किए बगैर। अच्छा, अब इसके साथ स्केड्यूल अटैच है जिसमें प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन दी है, ऊपर ऑलरेडी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जितने कनाल मरले की या खेवट खतूनी खसरा नंबर अपनी तरफ से लिख दीजिएगा। सिचुएटेड एट अलॉन्ग विथ कंस्ट्रक्शन फिटिंग्स एंड फिक्सचर, मतलब उसके साथ जो भी अटैच है मलबा वगैरह हर चीज़ इंक्लूडेड होगी लैंड के साथ। ठीक है, ये नहीं है कि इतना हिस्सा उखाड़ के दे दिया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो जो चीज़ें वाक़ई हैं, शॉप है, इसका घर है, सड़क है, ये थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। उसके बाद वही है, गवाहों की मौजूदगी में इसको लिख लिया जाएगा। इन विटनेस वेयर ऑफ द मॉर्गेजर अबव नेम साइंस ऑन द डे अब फर्स्ट अबव इधर डेट डिस्प्ले दीजिएगा। मॉर्गेजर और मॉर्गेजी यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, आप काइंडली मॉर्गेजर की लैदा डिस्क्रिप्शन दे दें, मॉर्गेजी की लैदा दे दें और दो गवाहान का जिक्र लिखते हैं और सारी ये सर्टिफिकेशन होगी सब रजिस्ट्रार के सामने। रजिस्टर्ड एट नंबर, एक नंबर आपको दिया जाएगा, बुक नंबर हो गया, वॉल्यूम नंबर होता है, ऑन पेजेस फ्रॉम डैश टू डैश
एंड अ डुप्लीकेट कॉपी पेस्टेड इन द एडिशनल बुक नंबर, ये अपनी तरफ से यहाँ पर लिख दीजिएगा। फ्रॉम टू डेट वगैरह लिख के किसके दरमियान हुआ है, कौन से किस आवर में हुआ है। द एग्जीक्यूट एंड द विटनेसेस हैव साइंड इन माय प्रेजेंस, सब रजिस्ट्रार के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, जहाँ का होगा, चाहे वो कैंट का है, सिविल सेक्रेटरीट का है, जिस इलाके का भी आता है, तो यहाँ पर आप छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने इलाके के एतबार से, ठीक है।